नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके फर्स्ट शिफ्ट 3 जुलाई के एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यह हमारा पीडीएफ है। इस पीडीएफ को आप पाना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सेम नाम से फास्ट सरकारी नौकरी के नाम से है, तो इसको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च करिएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यह हमारा पीडीएफ है, ये ऑन हो गया है और यह जो है 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम का टोटल क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमें कुछ क्वेश्चन जो आए थे इसमें यक्षगान से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति और जम्मू कश्मीर में विवाह के समय कौन सा नृत्य होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। और बीमा योजना जो राजस्थान में चला था, हेल्थ इंश्योरेंस से ये क्वेश्चन था। दोस्तों इस तरीके का सारा ये इसका जो है स्क्रीनशॉट हम डाल दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा जिन्होंने हमें भेजा था। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पाएंगे कि खादर और बांगर में से पुराना कौन है। खादर और बांगर में से पुराना कौन है, इसका सही जवाब है बांगर। इसका सही जवाब है दोस्तों बांगर। यह जो है खादर और बांगर जो है वो अलुवियल सॉइल का जो होता है ये भाग है। अलुवियल यानी जलोद मिट्टी का यह भाग है। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं जलोद मिट्टी, एक खादर और एक बांगर। ये जलोद मिट्टी जो है हमारे भारत के 40% भाग पर ये विस्तृत है। दोस्तों आगे बता दें, जो खादर होते हैं वो नए जलोद मिट्टी को खादर कहा जाता है, जो कि उपजाऊ मिट्टी होते हैं। नए जलोद मिट्टी को खादर कहा जाता है जो उपजाऊ यानी खाद से इसको रिलेट कर लेंगे दोस्तों। और बांगर यानी इसको कर लेंगे बंजर से रिलेट, यानी ये पुराना जलोद मिट्टी होता है, इसको बंजर कहा जाता है दोस्तों, ये उपजाऊ नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है अनुच्छेद 32। आगे है अनुच्छेद 32 को आप देख पाएंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 32 में जो है यह जो सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करता है 5 तरीके का रीट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करता है दोस्तों कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स में कोई अगर हनन होता है तो इसको 5 तरीके का रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें शामिल होता है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें शामिल होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश इसमें शामिल होता है, उसके बाद अधिकार परीक्ष, उत्प्रेषण और प्रतिषेध इसमें शामिल है। ये 5 प्रकार का रीट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। और इसी अनुच्छेद को दोस्तों BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। इसी अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को ही BR अम्बेडकर ने कहा था, इसको संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों। आगे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि शैली सिंह जो है, शैली सिंह लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीती थी दोस्तों, वो कौन से गेम से, यानी वो कौन से गेम में जीती थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स गेम जो था, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में वो गोल्ड मेडल जीता था। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इन हर नेक्स्ट सीनियर आउटिंग इन अप्रैल शैली सिंह रिकॉर्डेड अ पर्सनल बेस्ट जंप ऑफ 6.76 टू विन द गोल्ड मेडल एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन बेंगलोर। यानी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2023 यह कहाँ आयोजित हुआ था, तो बेंगलोर में, और वहाँ पर शैली सिंह ने जीता था गोल्ड मेडल, जिन्होंने जंप किया था कितना, 6.76 मीटर जंप किया था दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। द एफर्ट वाज जस्ट 7 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ द वीमेंस नेशनल जंप। और यह जो देखिए कि एक रिकॉर्ड बना हुआ है वीमेंस के द्वारा 6.83 मीटर जो है वो जो बॉबी जॉर्ज जो है इनके द्वारा बनाया गया था, 2004 के ओलंपिक में बनाया गया था दोस्तों। इसमें आप देख पाएँ कि 2004 में जो है ओलंपिक में बनाया था अंजू बॉबी जॉर्ज जो है, ये सबसे ज़्यादा जंप किया था ये। और उसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद जो है बेंगलोर में सेकेंड है, ये देख लीजिए, इसको जो है 6.76 मीटर ये जंप की है। चलिए आगे बात करते हैं। 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है जनगणना से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है सिक्किम है। सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो सिक्किम है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। इसकी जनसंख्या जो बात करें तो 19,98,12,341, 19,98,12,341। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो सिक्किम है,
577, 61,577। आगे बात कर ले हम स्वतंत्रता के बाद जो है जनगणना जो है 2011 में 7वीं जनगणना थी दोस्तों। अगर स्वतंत्रता के बात करते हैं तो 7वीं जनगणना थी, लेकिन ऐसे अगर कुल मिलाकर बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी दोस्तों। स्वतंत्रता की बात कहें तो 7वीं और कुल मिलाकर के तो ये 15वीं थी दोस्तों। देखिए अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना से दोस्तों इसके जो आयुक्त थे उस सी चंद्रमौली थे। आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और जनगणना का मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसने अदालत में सिजाद और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था दोस्तों? सिजाद और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? इसका सही जवाब गयासुद्दीन बलबन इसका सही जवाब है दोस्तों। गयासुद्दीन बलबन इसका सही जवाब है दोस्तों। आप आगे बात करते हैं कि सिजाद का अर्थ होता है, और यह शब्द जो है सिजाद शब्द जो है दोस्तों, ये जो शब्द लिया गया, ये प्रथा जो लिया गया है, ये तुर्की का प्रथा है दोस्तों। ये तुर्की का प्रथा है, इसका तुर्की जो है सही जवाब है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि यह शब्द जो है कहाँ से, यह प्रथा जो कहाँ से लिया गया है, तो ये तुर्की से लिया गया दोस्तों। इसका सही जवाब जो हो जाएगा तुर्की से यह प्रथा लिया गया है। इसके बारे में जानते हैं कि यह जो है सिजदा का अर्थ होता है दोस्तों साष्टांग प्रणाम होता है। सिजदा का क्या अर्थ होता है? तो साष्टांग प्रणाम। और पैबोस का अर्थ होता है सम्राट के पैर चुंबन। पैबोस का क्या अर्थ होता है? तो सम्राट के पैर चुंबन दोस्तों। इसमें बात कर ले कि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287 तक राज्य किया। आगे बात कर ले कि वह जो है सिजदा प्रथा की परिचय देने के लिए दिल्ली के पहले सुल्तान थे दोस्तों। यह जो है सिजदा प्रथा की परिचय देने वाले जो है पहले सुल्तान थे दिल्ली के। उन्होंने राजा को प्रणाम के सामान्य रूप में सिजदा, यानी प्रणाम के जो है सामान्य रूप था उसको सिजदा, जिसका अर्थ होता था साष्टांग प्रणाम। और पैबोस जो उसका शुरू किया, पैबोस उसको शुरू किया दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं दोस्तों। सिजदा में क्या करने पड़ते हैं? तो लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं। और आगे है सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को ज़मीन से छूना पड़ता है दोस्तों। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिर को ज़मीन से छूना पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है विवाह के समय कौन सा नाच होता है? जम्मू कश्मीर में जो है विवाह के समय कौन सा डांस होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है हाफिजा। इसका सही जवाब है दोस्तों हाफिजा, इसका सही जवाब है। इसमें जानते हैं कि क्या होता है हाफिजा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यह डांस जो है एक नृत्य है, ऐसा नृत्य है जो शादियाँ में किया जाता है दोस्तों। ये शादियों में किया जाता है और यह कश्मीरी परंपरा नृत्य का एक रूप है दोस्तों। यह जो है कश्मीरी पारंपरिक नृत्य का एक रूप है। इस नृत्य में एक विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस नृत्य में जो है एक विशेष वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे संतूर के नाम से जाना जाता है। जिसे जो है संतूर के नाम, और संतूर जो होते हैं 100 तार वाले होते हैं दोस्तों। संतूर यानी 100 तार से इसको रिलेट करना है दोस्तों, जिसमें लगभग 100 तार होते हैं और इसे डांडिया की मदद से बजाया जाता है दोस्तों। इसको जो है बजाने का तरीका है डांडिया। डांडिया की मदद से इसको बजाया जाता है। किसको? संतूर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? इसका सही जवाब दोस्तों 10 इसका सही जवाब है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। वो जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था दोस्तों। और जो एक और जो मतलब 11 अभी वर्तमान में तो 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, और जो एक जो मौलिक कर्तव्य था उसको 2002 में ऐड किया गया, जिससे कि हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस योजना को 2 साल और बढ़ा दिया गया है दोस्तों? किस योजना को 2 साल और बढ़ा दिया गया, यानी उसको जो है 2022 से 2024 कर दिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों PM आवास योजना दोस्तों। इसका सही जवाब है PM आवास योजना, इसका सही जवाब। इसमें जानते हैं कि
योजना जो है 2022 में ख़त्म होने वाली थी। योजना जो है, यह जो योजना है पीएम आवास योजना, यह 2022 में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन कैबिनेट ने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना का विस्तार जो है 2 साल और कर दिया है दोस्तों। कैबिनेट ने लोगों को और लाभ पहुंचाना चाहती है, जिसके लिए इस योजना को 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना जो है मार्च 2024 तक लागू रहेगा दोस्तों। अब यह योजना मार्च 2024 तक लागू रहेगा। और आगे बात कर ले कि पीएम आवास योजना जो है रूरल एरिया के लिए जो है दिसंबर 2021 में ही साल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों। रूरल एरिया के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2021 में ही बढ़ाया गया था, लेकिन अर्बन एरिया के लिए जो है दोस्तों यानी शहरी क्षेत्र के लिए 2022 में इसको ख़त्म होने वाला था, लेकिन 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि ओस्टेड का चुंबकीय नियम कब आया था दोस्तों। ओस्टेड का चुंबकीय नियम कब आया था? इसका सही जवाब है दोस्तों 21 अप्रैल 1820। 21 अप्रैल 1820 दोस्तों। ओस्टेड का नियम भी इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको ओस्टेड का नियम भी कहा जाता है। आगे है कि ओस्टेड ने कहा था कि विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं इनके नियम के बारे में। जैसा कि ओस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करने के लिए भौतिकी नियम की जांच की दोस्तों। इन्होंने क्या किया? भौतिकी नियम की जांच की, जिसे अब ओस्टेड के नियम के रूप में जाना जाता है, जिसे अब ओस्टेड के नियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता माप के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? साक्षरता दर अगर मापना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आया हुआ था। इसके लिए 7+ आयु होना चाहिए, यानी 7 साल से अधिक आयु के जो लिख और पढ़ सकता है किसी एक लैंग्वेज में दोस्तों, जो लिख और पढ़ सकता है किसी एक भाषा में, उसको जो है साक्षर काउंट किया जाएगा दोस्तों। साक्षर में उसको गणना होगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पाएंगे कि इसमें यही लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में, यानी किसी एक भाषा में पढ़ सकता है या लिख सकता है, किसी एक भाषा में दोस्तों, या इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी एक भाषा में और लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। और वह व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक की आयु होना चाहिए उस व्यक्ति की। चलिए, एक क्वेश्चन आया था उसमें, पंचवर्षीय योजना का मिलान करना था। उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन उसमें ये था, सबसे पहला ऑप्शन था उसमें, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो इसका सही जवाब था उसमें एग्रीकल्चर। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो उसका सही जवाब था दोस्तों एग्रीकल्चर, उसका सही जवाब था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ था कि पंचवर्षीय योजना जो है कहाँ से लिया हुआ, कहाँ के संविधान से लिया गया? तो इसका सही जवाब था दोस्तों रूस के संविधान। रूस को पहले यूएसएसआर बोलते थे दोस्तों, इसको जो है रूस के संविधान से लिया गया। पहले रूस को यूएसएसआर बोलते थे, इसको शॉर्ट में सोवियत संघ भी बोला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली महिला जो है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, उसका नाम बताना था, इसमें पूछा था। इसका सही जवाब है दोस्तों गीता फोगाट। गीता फोगाट। इसमें बहुत सारा ऑप्शन भी दिया हुआ था, जो कि अभी बहुत ही फेमस का नाम दिया हुआ था। फोगाट से ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। पहली अगर बोलेगा भारतीय महिला जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता, इसका सही जवाब है दोस्तों गीता फोगाट, इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब था 1913। उसका सही जवाब है दोस्तों 1913। हम बात करते हैं कि स्थापना जो है 15 जुलाई 1913 को हुआ था दोस्तों। यह जुलाई है, जुलाई का महीना है, जुलाई में एग्ज़ाम भी हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें रख दिया था दोस्तों। आप देख पाएंगे कि इसका नाम परिवर्तन जो है 1 नवंबर 1913 में इसका नाम परिवर्तन किया गया था दोस्तों। जुलाई में लॉन्च हुआ, ये जुलाई में इसकी स्थापना हुई और नवंबर में इसका नाम परिवर्तन किया गया था। आगे बात करते हैं कि गदर पार्टी का जन्म जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया, जैसा कि देख पाएंगे कि गदर पार्टी का जन्म जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था दोस्तों। इसका जो स्थापना हुआ है दोस्तों, अंग्रेजी साम्राज्य को जो है उखाड़ फेंकने के लिए 1913 में इसकी स्थापना हुआ दोस्तों। गदर पार्टी के संस्थापक जो थे दोस्तों सरदार सोहन सिंह
भाकना थे दोस्तों। सरदार सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो लोगो है सरदार गदर पार्टी के जो है लोगो है ये। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि गदर पार्टी के जो यहाँ पर नायक थे ये कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूम खेती का अन्य नाम पूछा गया था दोस्तों। झूम खेती का अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका अन्य नाम था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और भी इनके बारे में जानते हैं कि अलग अलग राज्य में इनको क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। झूम खेती का अन्य नाम जो है, बात करते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती को जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको जाना जाता है दोस्तों। हम सबसे पहले बता देते हैं कि यह जो झूम खेती होता है यह जो है जनजातीय खेती है दोस्तों। यह जो है जनजातीय खेती है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ जो ये वन है, वन का मान के चले कि ये लैंड है, ये इसमें पूरे में वन है, तो यहाँ पर मान के चले कि पेड़ पौधा है अगर इस पार्ट में जो है, तो यहाँ इतना दूर में क्या करेगा कि ये जनजाति जो है पूरे पेड़ को काट देगा और इसको आग लगा करके इसके राख को क्या करेगा, तो इसको राख को यूज करके उस खेत में जो है फसल उगाएगा और फसल उगाने के बाद उसका यूज करके और आगे की तरफ फिर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। इसी खेती को जो है झूम खेती का नाम दिया गया है दोस्तों। देखिए उड़ीसा में जो है पोडू, उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है, तो पोडू, डाबी, कोमान, बारिंगा। और आगे बात करते हैं कि पश्चिमी घाट में जो है इसको कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। आगे दक्षिण पूर्वी में कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे कहा जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में जो है पेंडा, मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में पेंडा, बेबर, दहिया, देपा या कुमारी कहा जाता है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं कि स्थानांतरित कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है यह जो है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश के वन्य क्षेत्र में आदिवासी समुदाय में प्रचलित है दोस्तों। यह हम बताएं आपको कि यह जो है आदिवासी समुदाय यानी जनजाति जो होते हैं उनके द्वारा यह खेती किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से आदिवासी लोग द्वारा पेड़ों को काटकर और जलाकर वन भूमि का एक टुकड़ा साफ किया जाता है और फसल उगाई जाती है दोस्तों। आप देख पाए होंगे कि वन भूमि जो होता है उसको काट करके जला करके उसके राख का यूज करके उस भूमि को क्या किया जाता है, उपजाऊ बनाया जाता है दोस्तों। यह जो झूम खेती है दोस्तों ये पूरे दुनिया भर में होता है दोस्तों। यह झूम खेती है जो पूरे दुनिया भर में होता है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो झूम खेती हो रही है उनको जो है जानते हैं कि क्या क्या नाम से जानते हैं दोस्तों। ये एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दुनिया भर में स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम जो है इनके बारे में जानते हैं कि जैसा कि अब इधर देश है, इधर कृषि है। मलेशिया में जो है इसको बुलाता है लदांग बुलाता है। मलेशिया में इसको लदांग बुलाया जाता है दोस्तों। आप वैसे ही देख पाएंगे कि बर्मा में इसको बुलाता है टुंग्या इसको बुलाता है। बर्मा में इसको टुंग्या बुलाया जाता है। थाईलैंड में वैसे बुलाता है तमराई, थाईलैंड में इसको तमराई बुलाता है। उसी फिलीपींस में इसको बुलाता है कैगीन, फिलीपींस में इसको कैगीन बुलाता है। जावा में इसको हुमा बुलाता है, जावा में इसको हुमा बुलाता है। श्रीलंका में इसको चेना बुलाता है, श्रीलंका में झूम खेती को चेना बुलाता है। वैसे ही अफ्रीका और मध्य अमेरिका में जो इसको मिल्पा बुलाता है दोस्तों। अफ्रीका और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बुलाता है। अफ्रीका और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा बुलाता है दोस्तों। ये थे देश और उनके झूम खेती के अलग अलग नाम थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवरोज़ उत्सव जो है किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। यह जो है पारसी धर्म का जो है ये नव वर्ष है दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है दोस्तों। आप जा कर के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि इसमें इस पर्व के बारे में बात कर लेते हैं कि पारसी नव वर्ष जो है जिसे नवरोज़ के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। पारसी नव वर्ष है यह, इसे नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, नवरोज़ के रूप में भी जाना जाता है। यह जो है ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह पर्व जो है किस कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ईरानी कैलेंडर, इसका सही जवाब रहेगा उसमें। आगे बात करते हैं कि यह जो है परंपरा जो है
दुनिया भर में जो है 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी दोस्तों। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है दोस्तों। दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा यह परंपरा है दोस्तों। दुनिया भर की पारसी समुदाय इसको फॉलो करते हैं, इस नवरोज़ उत्सव को दोस्तों। आगे बात करते हैं कि दीन को फ़ारसी राजा, यानी दीन को फ़ारसी राजा जमशेद के बाद जो है जमशेद ए नूरोज़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जमशेद ए नूरोज़ के नाम से भी जाना जाता है। किन को? तो फ़ारसी, दीन को फ़ारसी राजा। आगे बात करते हैं कि बलबन जो है सबसे पहला व्यक्ति है। बलबन क्या है? सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज़ के प्रसिद्ध फ़ारसी महोत्सव की शुरुआत की दोस्तों। बलबन जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज़ के प्रसिद्ध फ़ारसी महोत्सव की शुरुआत किया था दोस्तों। अगला फैक्ट है, इसमें जानते हैं कि अलग अलग जगह के अलग अलग नववर्ष के बारे में जान लेते हैं कि गुड़ी पड़वा और उगादी। गुड़ी पड़वा और उगादी जो है यह त्यौहार जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। यह पर्व जो है दोस्तों दक्कन क्षेत्र यानी दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र और मुंबई इसके पास में है दोस्तों, दक्कन का पठार, यहाँ के लोग द्वारा जो है मनाया जाता है। यह जो है आप देख पाए कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि चेटी चंद जो है चेटी चंद जो है सिंघी नववर्ष को चेटी चंद के रूप में मनाते हैं दोस्तों। यह सिंघी नववर्ष है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि नवरेह क्या है दोस्तों। बात करते हैं कि नवरेह जो है यह भी एक नववर्ष है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, आगे है अगला है साजीवी चेरा ओभा। यह जो है मिटीस का एक अनुष्ठान त्यौहार है दोस्तों। मिटीस का एक अनुष्ठान त्यौहार है जो मणिपुर चंद्रमा साजीबू के पहले दिन मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है चंद्रमा में मनाया जाता है, सजीबू के पहले दिन मनाया जाता है, जो हर साल जो है मार्च अप्रैल में पड़ता है दोस्तों, दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। यह जो है विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है दोस्तों। जब विक्रम संवत शुरू हुआ था उसको चिन्हित करने वाले पर्व है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। आपको बात कर ले कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का ये पार्ट है, आप विक्रम संवत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यक्षगान जो है कहाँ का नृत्य है दोस्तों। यक्षगान जो है कहाँ का नृत्य है, यह क्वेश्चन आया हुआ था आज के फर्स्ट शिफ्ट में। इसका सही जवाब है कर्नाटक। सही जवाब कर्नाटक है दोस्तों। इसमें एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का संयोग होता है दोस्तों। इसमें जो है मेकअप होता है, रंगमंच होता है दोस्तों, और संवाद, पोशाक आदि इसमें शामिल है दोस्तों। यह जो है रंगमंच शैली मुख्य रूप से कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाई जाती है। यह रंगमंच जो है कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाया जाता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि यक्षगान जो है परंपरागत रूप से संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। यह शाम से लेकर के और सुबह तक यह प्रस्तुत की जाने वाली यह नृत्य है। देख पाएंगे कर्नाटक के नृत्य है, टोटल नृत्य इसमें शामिल है। सबसे पहला इसमें है यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीरगास्य, विलालता, कृष्ण है, पारिजात है, नागमंडला है, जूडू हैली है, बैलाटा है दोस्तों। ये जो है कर्नाटक के जो है नृत्य है दोस्तों। आप इनको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे पूछा गया था दोस्तों पोष जो है क्या है। पोष जो है किससे संबंधित दोस्तों, यह जो है महिला शोषण से संबंधित है दोस्तों। महिला शोषण से यह संबंधित है दोस्तों। जो वर्क प्लेस में महिला काम कर रहे उसको सुरक्षित करने के लिए यह एक्ट आया था दोस्तों। यह पूछा गया था कि यह किससे संबंधित है, तो यह वीमेन से संबंधित, यह महिला से संबंधित। जैसा कि इसमें हम जानते हैं, चलिए इस पोष एक्ट में कहा गया था दोस्तों, जैसा कि आप देख पाए, टू प्रोटेक्ट वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट, यानी जहां वो काम कर रहे उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों इस एक्ट को पारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों। आप इसमें देख पाएंगे कि पोस्ट का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ
सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें पोस का ये फुल फॉर्म है दोस्तों। यह जो है लागू हुआ था 2013 में आया था दोस्तों, यह एक्ट जो है 2013 में आया था दोस्तों। चलिए यहाँ पर जो है हमारा डिस्कशन दोस्तों समाप्त होता है दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है लाइक और शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, जिससे हमको वीडियो थोड़ा भी मन नहीं करता है बनाने का दोस्तों। चलिए अगर अच्छा लगे दोस्तों यह वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।